नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचारक और जो अन्य भर्तियां होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ये साइंस का दूसरा क्लास है। एनसीईआरटी बेस्ड में साइंस का क्लास आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये दूसरा क्लास है। इससे पहले वाले क्लास में मैंने पूरा सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या चीज़ों को आपको पढ़ना है ना। और ये आज आपका बायोलॉजी का पहला क्लास है जिसमें हम लोग डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। और जैसे ही आपका बायोलॉजी खत्म होगा फिर मैं फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। और ये जो पूरा क्लास आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें साइंस का अगर पोर्शन है तो निश्चित ही सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। और इवन अगर आप सीजीपीएससी मेंस का भी तैयारी कर रहे हो तो जैसे टॉपिक खत्म होगा फिर मैं आपको मेंस के भी इसके क्वेश्चन भी कोई आपको बता दूंगा और ये भी बता दूंगा आपको किस प्रकार से उसको लिखना है। ठीक है, चलिए फिर आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। पाचन किसे कहा जाता है? तो पाचन किसे कहते हैं, ध्यान रखना है, भोजन के बड़े अणुओं का, भोजन के बड़े अणुओं का, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना, छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है जी? पाचन कहलाता है। ठीक है, भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना क्या कहलाता है? बोलो, पाचन कहलाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बोला जा रहा है कि जो आपका भोजन का जो लार्ज पार्टिकल है, बड़े जो अणु है, इसका आपका छोटे छोटे अणुओं में टूटना, स्मॉल पार्टिकल में टूटना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ फूड पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। अर्थात भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है जी? पाचन कहलाता है। अब क्या क्या क्वेश्चन आता है आपसे? क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है? कई बार पूछा गया है, याद रखना है। मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत, पाचन की प्रक्रिया, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत ये कहाँ से होता है? अगर ऐसा पूछेगा, कई बार वनडे एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आपको बताना है मुख गुहा से। कहाँ से? आपका मुख गुहा है ना। तो मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है, माउथ से होता है, मुख से होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग हमारे माउथ की, हमारे मुख गुहा की, जिसको इंग्लिश में बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, तो हमारे मुख गुहा में कौन कौन सा आपका ऑर्गन पाया जाता है? एक तो दांत हो जाएगा और एक तो आपका जीभ हो जाएगा, दांत और आपका जीभ। अब अगर मैं दांत के फंक्शन की बात करता हूँ, टीथ के फंक्शन की बात करता हूँ, तो दांत करता क्या है? दांत क्या करता है? ये भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को क्या करता है जो आपका छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है ना। दांत क्या करता है? भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में आपका डिवाइड करता है ना। तो अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आपको बताना है मुख गुहा से। और मुख गुहा में कौन सा ऐसा ऑर्गन है, कौन सा ऐसा अंग है जो पाचन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको बताना है दांत। क्योंकि दांत करता क्या है? ये भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया? तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हो जाती है? ऑप्शन देगा आपका मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, और एक आंत और कुछ ऑप्शन दे सकता है। तो आपको आंसर लगाना है मुख गुहा से। ठीक है, मुख गुहा में दांत पाया जाता है जो कि आपका भोजन के बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि आपका मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम रूप से पाचन, भोजन का अंतिम रूप से पाचन, मनुष्य के शरीर में भोजन का अंतिम रूप से पाचन ये कहाँ होता है? तो आपको बताना है जी छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत। और छोटी आंत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पूछेगा कि पाचन की परिभाषा क्या है, तो भोजन के बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना ही आपका पाचन कहलाता है। ठीक है, और पाचन के प्रक्रिया का शुभारंभ मनुष्य के शरीर में कहाँ से होता है? तो बकल कैविटी अर्थात मुख गुहा से होता है। और मुख गुहा में आपका दांत एक ऑर्गन है जो कि पाचन की प्रक्रिया को अंजाम देता है। ठीक है, क्योंकि दांत करता क्या है? ये भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ता है। बात करते हैं भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, तो आपको ध्यान रखना है जी भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है? आपका छोटी आंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे सबको समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को पाचन को दो तरीकों से पढ़ना है। ठीक है, ये जो पाचन है, पाचन को हम लोग को दो तरीके से पढ़ना है। अब ये दो तरीके कौन कौन से हैं? देखो, ध्यान से देखते रहो। हमको पाचन को दो तरीकों से पढ़ना है। ठीक है, पहला हम लोग क्या जानेंगे पाचन के बारे में? सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाचन के बारे में, पाचन के फूड पाइप के बारे में, अर्थात आहार नाल। ठीक है, पाचन को हमको दो आधारों पर पढ़ना है। पहले हम लोग जानेंगे फूड पाइप के बारे में। फूड पाइप
जिसको आपका हिंदी में आहार नाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? आहार नाल। इसको हिंदी में आहार नाल के नाम से जानते हैं। इसी को आपका एलिमेंट्री, इसी को एलिमेंट्री केनाल के नाम से भी जाना जाता है, एलिमेंट्री केनाल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड। क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। और डाइजेस्टिव ग्लैंड को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका पाचक ग्रंथियाँ। क्या कहा जाता है? बोलिए, पाचक ग्रंथियाँ कहा जाता है। मैंने क्या बोला कि हमको डाइजेशन सिस्टम को 2 आधारों पर पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्री केनाल अर्थात आहार नाल के बारे में, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियाँ के बारे में, है ना। तो अब जानते हैं ये आपका आहार नाल क्या होता है और पाचक ग्रंथियाँ क्या होता है, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। एकदम डायग्राम को आपको ध्यान से देखना है, देखिए, है ना। मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ, इस डायग्राम को आपको ध्यान से देखते चलना है। अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा, अगर मेंस में आता है पाचन तंत्र के बारे में बताइए, तो आपको डायग्राम तो निश्चित ही आपको बनाना पड़ेगा, है ना। डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा जी, ठीक है। चलो मैं भी डायग्राम को बना दे रहा हूँ, फिर इसका नॉमेनक्लेचर करूँगा तो चीज़ें आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो बस थोड़ा सा और समय लेगा, ये फिर बन जाएगा। आपके जितने भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें साइंस के अगर पोर्शन होंगे तो सब एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है, ठीक है। चलो देखो, अब ये हमारा डायग्राम रेडी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे? नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो ये देखो, ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं मुख गुहा। क्या बोलते हैं? मुख गुहा। इसी को इंग्लिश में आपका बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जी? आपका बकल कैविटी, है ना। इसको इंग्लिश में बकल कैविटी के नाम से आपका जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुख गुहा, और इस मुख गुहा में आपका 2 आपको ऑर्गन देखने को मिलेगा, आपका टीथ अर्थात दांत, और दूसरा हो जाएगा टंग। टंग अर्थात हो जाएगा आपका जीभ हो जाएगा, टीथ और आपका टंग, है ना, यहाँ। तो ये आपका मुख गुहा हो जाएगा। मुख गुहा में आपको टीथ और टंग ये देखने को मिलेगा। टीथ मतलब दांत, टंग मतलब आपका जीभ। और यहाँ पास एक स्ट्रक्चर से लटका हुआ होता है, इसको बोलते हैं यौला। क्या बोलते हैं? इसको यौला कहा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका एक नली दिख रहा है, पाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं जिसको? ईसोफेगस। ईसोफेगस फेगस, इसको हिंदी में आपका ग्रास नली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग अमाशय। क्या बोलते हैं? अमाशय। इसको इंग्लिश में स्टमक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बोलो, स्टमक के नाम से जानते हैं, है ना। और इसी अमाशय के अंदर क्या भरा होता है? इसी अमाशय के अंदर भरा होता है आपका सांद्र HCl भरा होता है। क्या भरा होता है जी? इस अमाशय के अंदर जो आपको मैंने येलो कलर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका? सांद्र HCl हो जाएगा। क्या होगा आपका? सांद्र HCl हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अमाशय का जो आपका बाहरी लेयर है, बाहरी लेयर, एक स्ट्रक्चर देखो मैं बना रहा हूँ, ये अमाशय का जो बाहरी लेयर है ना, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जाना जाता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन अर्थात श्लेष्मा झिल्ली। इसको आपका श्लेष्मा झिल्ली, इसको श्लेष्मा झिल्ली, और इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, पहले तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसको आपका इंग्लिश में पेंक्रियास के नाम से इसको जाना जाता है, याद रखना है, पेंक्रियास। उसके बाद ये जो आपका पाइप दिख रहा है, ये पतला वाला पाइप है, छोटा वाला पाइप, ये जो पाइप दिख रहा है ना, ये पाइप जो सांप जैसा मुड़ा है पूरा, तो इस पाइप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। क्या बोलते हैं इसको जी? छोटी आंत। और छोटी आंत को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं इसको? स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से आपका जाना जाता है, छोटी आंत। और ये जो आपका बड़ा वाला जो पाइप दिख रहा है, जिसका डायमीटर आपका ज़्यादा है ना, तो ये बड़ा वाला पाइप आपको जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, बड़ी आंत बोलते हैं, अर्थात इसको बोला जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से इसको जाना जाता है, बड़ी आंत। वैसे देखा जाए तो ना, जो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होता है। जो छोटी आंत है, ये छोटी आंत है, इसकी लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल में इसको छोटी आंत नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका डायमीटर कम होता है ना। अगर लंबाई की बात करते हैं तो बड़ी आंत की लंबाई आपका छोटी आंत से क्या होता है? आपका कम होता है ना। और छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होता है, केवल बस डायमीटर छोटी आंत का कम है, इसलिए इसको छोटी आंत दिया है। और आपका बड़ी आंत का जो डायमीटर है ना, वो आपका बड़ा, इसलिए उसको बड़ी आंत नाम दिया गया है। अब उसके बाद ये जो नीचे में स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं यौला। सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये जो अंतिम में जो मैंने बनाया स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आपका एनस। क्या बोलते हैं जी? आपका एनस है ना। और इसी को हिंदी में बोला जाता है आपका गुदा द्वार। इसको हिंदी में गुदा द्वार के नाम से जानते हैं, गुदा द्वार के नाम से इसको जाना जाता है, एनस या गुदा द्वार, है ना। अब देखते हैं ये आपको फूड पाइप या एलिमेंट्री केनाल किसे कहा जाएगा। अब ये मैंने डायग्राम बना दिया, एक बार मैं पुनः आप लोग को नॉमेनक्लेचर को बता दे रहा हूँ। ये आपका मुख गुहा है, जिसको बकल कैविटी के नाम से जानते हैं, और मुख गुहा में आपको 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, टीथ और टंग। उसके बाद ये स्ट्रक्चर आपका यौला है। उसके बाद ये आपका ईसोफेगस अर्थात ग्रास नली। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको टोटल हम लोग अमाशय बोलेंगे, और अमाशय के अंदर भरा हुआ है सांद्र HCl। और अमाशय के बाहरी लेयर को हम लोग क्या बोल
बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया इसको हम लोग बोलते हैं अग्नाशय। और ये आपका सांप जैसा जो पाइप दिख रहा है छोटा पतला पतला, इसको बोलते हैं छोटी आंत। और बड़ा डायमीटर वाला जो पाइप दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलते हैं। और ये भाग को बोलते हैं हम लोग एनस, जिसको हिंदी में गुदा द्वार के नाम से जानते हैं। यहाँ पास 2 ऑर्गन और बचे जिसका हमको नॉमेनक्लेचर करना है। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर है ना, मैं इधर लिख दे रहा हूँ इसका नाम। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, ये स्ट्रक्चर को ना, इसको हम लोग बोलते हैं लीवर। लीवर या इसको यकृत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पित्ताशय। इसको पित्ताशय के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में गाल ब्लैडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बोलो, गाल ब्लैडर कहा जाता है ना। तो ये पहले तो सभी आपको ऑर्गन के नाम आपको ध्यान रखने हैं, याद होने चाहिए। अगर आपको मेंस में पूछेगा पाचन तंत्र के बारे में बताइए तो ये पूरा आपको डायग्राम को बनाना है और इसका नॉमेनक्लेचर कर देना है, आगे समझ में, है ना। अब बात करते हैं आहार नाल किसे कहा जाएगा, है ना। मैंने बताया कि पाचन को हमको 2 तरीकों से पढ़ना है। हम लोग पहले पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में, फूड पाइप के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो आहार नाल किसे कहा जाएगा, देखो आहार नाल किसे कहेंगे, ध्यान रखना है। आहार नाल किसे कहा जाएगा, देखो जी इधर, है ना, मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ किसका, आहार नाल का, है ना। आहार नाल, आहार नाल जिसको फूड पाइप या एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। तो आहार नाल किसे कहेंगे, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस। ये आपका माउथ है और ये आपका एनस है, ठीक है, ये आपका माउथ और ये आपका एनस, है ना। तो आपको बताना है मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है, ठीक है। तो आहार नाल किसे कहेंगे, मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को, गुदा द्वार, है ना, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को, गुदा द्वार तक की लंबाई को क्या कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई को आहार नाल अर्थात एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बताएंगे, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस। देखो यहाँ पास क्या है, ये इसका माउथ है ना, ये इसका माउथ है। और यहाँ से कहाँ तक की लंबाई, पूरा यहाँ तक गुदा द्वार तक की लंबाई, ये गुदा द्वार है। तो द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, है ना, इस कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल अर्थात फूड पाइप, अर्थात आपका हो जाएगा आहार नाल, ठीक है। ये अब ध्यान रखना है, औसतन मनुष्यों में, औसतन, है ना, याद रखना है जी, औसतन मनुष्यों में आहार नाल की लंबाई, औसतन मनुष्यों में आहार नाल की लंबाई कितना होता है आपका, 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है जी, 8 से 10 मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ आगे सबको समझ में। आहार नाल किसे कहेंगे, तो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की जो लंबाई है इसी को हम लोग आहार नाल कहेंगे। अब जानते हैं कि इस आहार नाल में क्या क्या चीज़ आएगा, कौन कौन से ऑर्गन आएगा, ठीक है। तो आहार नाल में आने वाले प्रमुख ऑर्गन को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं एक हेडिंग डाल दे रहा हूँ, आहार नाल की परिभाषा तो समझ में आ गया। अब देखते हैं आहार नाल में आने वाले अंग या ऑर्गन कौन कौन सा है। तो डायग्राम्स आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखो डायग्राम की बात करते हैं तो आहार नाल में सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है मुख गुहा के बाद हो जाएगा आपका ईसोफेगस, ग्रास नली के बाद हो जाएगा अमाशय। तो इसी को मैं लिख रहा हूँ जो हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा आहार नाल में मुख गुहा आ रहा है। मुख गुहा के बाद आपको बताना है जी, मुख गुहा के बाद आ रहा है आपका ग्रास नली, जिसको ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ग्रास नली के बाद क्या है आपका अमाशय, ग्रास नली के बाद अमाशय आ जाता है, ठीक है। अमाशय के बाद क्या आ रहा है, देखो ये अमाशय हो गया। ग्रास नली के बाद आपका अमाशय, देखो ये मुख गुहा हो गया, उसके बाद आपका ये ईसोफेगस, ग्रास नली, उसके बाद ये आपका अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर एनस, है ना। अमाशय के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका छोटी आंत आ जाएगा, छोटी आंत के बाद आपका बड़ी आंत आ जाएगा, बड़ी आंत के बाद क्या आ जाएगा आपका एनस अर्थात गुदा द्वार, ठीक है, गुदा द्वार। तो ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपका आहार नाल में, ठीक है। आहार नाल में आने वाले प्रमुख ऑर्गन है। प्रमुख ऑर्गन वैसे देखा जाए तो आपका देखिए प्रमुख ऑर्गन के नाम लिखा हो ना, वैसे देखा जाए तो यहाँ पास देखो जौला भी है, देखा जाए तो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन भी है जो कि आपका अमाशय का ऊपरी भाग है। लेकिन मैं जो प्रमुख ऑर्गन है उसके नाम को मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो देखो, तो ये आपका आहार नाल में आने वाले अंग हो जाएगा, प्रमुख अंग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो मैंने बताया था कि हमको पाचन तंत्र को 2 तरीकों से पढ़ना है। पहला हम लोग जानेंगे आहार नाल के बारे में अर्थात फूड पाइप के बारे में, फिर हम लोग जानेंगे पाचक ग्रंथियां के बारे में। तो मैंने आहार नाल के बारे में तो बता दिया कि इसे आहार नाल कहते हैं। तो द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, अर्थात मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जो लंबाई है उसी को क्या बोला जाता है, आपका आहार नाल बोला जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। अब इसके बारे में जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड होता क्या है,
ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। किसके बारे में, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जानेंगे। हमने आपका आहार नाल के बारे में तो जान लिया, किसे आहार नाल कहते हैं। अब हम लोग को जानना है किसके बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है। चलो समझते हैं ये पाचक ग्रंथियाँ होती क्या है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पाचक ग्रंथि ना, पाचक ग्रंथि। अब हम लोग जानते हैं पाचक ग्रंथि के बारे में। पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड किसे कहा जाएगा। तो इसको समझने से पहले हमको ये समझना बहुत आवश्यक है कि आपका ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्लैंड किसे कहा जाता है ना। तो अभी हम लोग पहले तो समझेंगे किसके बारे में, ग्रंथि के बारे में। आखिर ग्रंथि किसे कहा जाता है, चलो देखो ग्रंथि किसे कहा जाता है, ग्लैंड किसे कहा जाता है। तो ग्रंथि किसे कहेंगे, ग्रंथि हमारे शरीर में, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है। ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है। ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहाँ से एंजाइम एवं हार्मोन का स्त्रावण होता रहता है। जहाँ से एंजाइम एवं हार्मोन का स्त्रावण होता है। हार्मोन का क्या होता है आपका, स्त्रावण होता है। हार्मोन का स्त्रावण होता है। और स्त्रावण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, सिक्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन का स्त्रावण होता है, ठीक है। अगर ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथि बेसिकली आपका 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। पहला क्या होगा जी आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, पहला आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका अंतः स्त्रावी ग्रंथि, दूसरा क्या होगा आपका अंतः स्त्रावी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा आपका मिश्रित ग्रंथि। तीसरा कौन सी ग्रंथि हो जाएगा, बोलो आपका मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। तो ग्रंथि बेसिकली 3 प्रकार का होता है आपका, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, अंतः स्त्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या बोलते हैं, है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है इंग्लिश में। और अंतः स्त्रावी ग्रंथि को आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं जी, है ना। उसके बाद जो मिश्रित ग्रंथि है इसको आपका मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो जल्दी से जानते हैं हम इसके परिभाषाओं को, किसे आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कहेंगे, किसे अंतः स्त्रावी ग्रंथि कहा जाता है और किसे आपका मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि की बात करता हूं तो किसे कहा जाएगा, तो ऐसी ग्रंथि है ना, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका पाया जाता है। ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्ट। तो ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका पाया जाता है तथा जहाँ से एंजाइम का स्त्रावण होता है। किसका स्त्रावण होता है, बोलो एंजाइम का। तथा जहाँ से एंजाइम का क्या होता है, स्त्रावण मतलब सिक्रेशन। तथा जहाँ से एंजाइम का स्त्रावण होता है क्या कहलाता है जी आपका, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कहलाता है। तो कल के डेट में आपसे क्वेश्चन पूछे कि एंजाइम का स्त्रावण कौन से ग्रंथि से होता है, तो आपको बताना है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो एंजाइम का स्त्रावण कौन से ग्रंथि से होता है, तो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से होता है। बात करते हैं अंतः स्त्रावी ग्रंथि। तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि किसे कहा जाएगा, तो याद रखना आपको, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, जिसमें नलिका अर्थात डक्ट, जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, डक्ट नहीं पाया जाता, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता, ठीक है। तथा जहाँ से हार्मोन का स्त्रावण होता है। किसका, हार्मोन का। तथा जहाँ से हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावण होता है। स्त्रावण मतलब सिक्रेशन, हार्मोन का स्त्रावण होता है, उसे क्या कहते हैं जी, उसे कहा जाता है आपका अंतः स्त्रावी ग्रंथि, है ना। तो आपसे पूछेगा कि अंतः स्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में किसमें से हार्मोन का स्त्रावण होता है, तो अंतः स्त्रावी ग्रंथि से। और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से आपका हार्मोन का स्त्रावण नहीं होता, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्त्रावण होता है। देखो जैसे कि मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये एक मैंने ग्रंथि बना दिया, इसमें मैंने नलिका बना दिया, ये नलिका बना दिया, है ना। ये नलिका है, इसमें डक्ट पाया जा रहा है। तो इससे मैं क्या बोलूँगा, इससे मैं बोलूँगा आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड अर्थात बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। लेकिन ये जो मैंने ग्रंथि बना दिया इसमें कुछ आपको नलिका नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड अर्थात अंतः स्त्रावी ग्रंथि कहेंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहा जाएगा, समझ में आ गया होगा। ऐसी ग्रंथि जिसमें आपका नलिका पाया जाता है और जो एंजाइम का सिक्रेशन करेगा वो आपका बाह्य स्त्रावी ग्रंथि कहलाता है। और ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता और जो हार्मोन का स्त्रावण करता है वो आपका अंतः स्त्रावी ग्रंथि कहलाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे। तो ऐसी ग्रंथि
जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन करता है, जो एंजाइम का और हार्मोन का, ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करता है, दोनों का स्त्रावन करता है, एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करता है जी, स्त्रावन करता है, वो क्या कहलाता है आपका मिश्रित ग्रंथि अर्थात मिक्स्ड ग्लैंड कहलाता है। समझ में आ गया। तो बात करते हैं आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि आपका एंजाइम का स्त्रावन करता है। बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपका हार्मोन का स्त्रावन करता है। और बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि, तो मिश्रित ग्रंथि आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्रावन करता है। अब इसको मैं एक बढ़िया से अच्छे तरीके से और बता दे रहा हूँ। देखो, बात करते हैं हम लोग किसका, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको आपको किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग एक एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्त्रावन होगा, देखो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ स्त्रावन, है ना, और इसमें नलिका। देखो अगर मैं अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करता हूँ तो इससे किसका स्त्रावन होता है, आपका हार्मोन का। और क्या इसमें नलिका पाया जाता है, आपका नहीं पाया जाता, डक्ट नहीं पाया जाता। बात करते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि का, बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि ये किसका स्त्रावन करता है, ये आपका एंजाइम का स्त्रावन करता है। किसका जी, एंजाइम का स्त्रावन करता है। और क्या इसमें नलिका पाया जाता है, डक्ट पाया जाता है, हाँ बिल्कुल पाया जाता है। बात करते हैं हम लोग किसका, आपका मिश्रित ग्रंथि का, किसका, मिश्रित ग्रंथि। बात करते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि का, तो मिश्रित ग्रंथि आपका एंजाइम का भी स्त्रावन करता है, साथ ही आपका हार्मोन का भी क्या करता है, स्त्रावन करता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखना, ये सब क्वेश्चन आता है कि कौन से आपका ग्रंथि से एंजाइम का स्त्रावन होता है, कौन से ग्रंथि से हार्मोन का स्त्रावन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि हमको पाचन तंत्र को दो आधारों पर पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे आहार नाल के बारे में। तो आहार नाल क्या होता है मैंने बता दिया, मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की जो लंबाई है उसी को आहार नाल कहते हैं। द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, एनस अर्थात गुदा द्वार है ना, गुदा द्वार को इंग्लिश में एनस बोलते हैं। फिर मैंने बता दिया आप लोग को कि पाचक ग्रंथियाँ, पहले तो बताया मैंने ग्रंथि के बारे में, ग्रंथि क्या होता है आपका, तो ग्रंथि किसे कहेंगे, ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहाँ से एंजाइम एवं हार्मोन के स्त्रावन होता है। ग्रंथि आपका बेसिकली देखा जाए तो तीन प्रकार का होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और आपका मिश्रित ग्रंथि। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका पाया जाता है और जहाँ से एंजाइम का स्त्रावन होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाएगा। और ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका नहीं पाया जाता और जहाँ से हार्मोन का स्त्रावन होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे, तो ऐसी ग्रंथि जहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों का सिक्रेशन होता है, स्त्रावन होता है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर ठीक है भाई, आपने बताया कि बाह्यस्रावी ग्रंथि में तो नलिका पाया जाता है, तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका जब एंजाइम का स्त्रावन होता है, एंजाइम का सिक्रेशन होता है, तो एंजाइम को तो नलिका के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि बाह्यस्रावी ग्रंथि में तो नलिका पाया जा रहा है और बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्त्रावन होता है, तो उस एंजाइम को शरीर के विभिन्न भागों तक किसके द्वारा पहुंचाते हैं, नलिका के द्वारा, क्योंकि उसमें नलिका पाया जाता है। लेकिन भैया जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से आपका हार्मोन का स्त्रावन होता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि में तो नलिका नहीं पाया जाता, डक्ट नहीं पाया जाता। तो वो जो आपका हार्मोन है, हार्मोन का पूरा फैलाव हमारे शरीर में कैसे होता है, तो जो हार्मोन्स का जो वितरण है वो किसके माध्यम से होता है, आपका ब्लड के माध्यम से होता है, ठीक है। चूंकि आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में आपका नलिका नहीं पाया जा रहा है, देखो जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि हो गया, ये आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि हो गया, इस पर तो नलिका पाया जा रहा है, इसमें नलिका नहीं पाया जा रहा है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि में जो हार्मोन का स्त्रावन होता है, उस हार्मोन का आपका सर्कुलेशन करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, ब्लड का सहारा लिया जाता है। ब्लड के माध्यम से हार्मोन को पूरे शरीर में फैलाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बाह्यस्रावी ग्रंथि में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उसमें आपका नली पाया जा रहा है, लेकिन आपका अंतःस्रावी ग्रंथि में नली नहीं पाया जाता, तो ब्लड के माध्यम से हार्मोन को आपका शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोग को एक चीज़ समझ में आ गया होगा, किसे हम लोग आहार नाल कहेंगे और किसे हम लोग ग्लैंड कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में जानेंगे। अब हम लोग देखो, हम लोग पहले आहार नाल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, आहार नाल के बारे में। चलो जी देखो, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आहार नाल के बारे में। और मैंने डेफिनेशन आप लोग को बता दिया है, आहार नाल किसे कहा जाता है ना। हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं और डेफिनेशन मैंने बता दिया है। आहार नाल को इंग्लिश में क्या बोलता है, आपका फूड पाइप, या इसी को आपका एलिमेंट्री कैनाल के नाम से भी जानते हैं। और मैंने डेफिनेशन बताया है, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस is called elementary canal या फूड पाइप, is called elementary, है ना, elementary canal।
इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक की लंबाई को, गुदा द्वार तक की लंबाई को, ठीक है। मुख गुहा से लेकर, मुख गुहा से कहाँ तक जा आपका जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार, तो मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक की जो लंबाई होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। और औसतन मनुष्य में इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखते हैं, हम लोग आहार नाल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ऑर्गन कौन सा हो जाएगा, मुख गुहा। तो सबसे पहले हमको किसके बारे में पढ़ना है, मुख गुहा के बारे में पढ़ना है, जिसको बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। और मुख गुहा में आपको 2 ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है आपको दांत के बारे में, और दूसरा पढ़ना है आपको जीभ के बारे में। और दांत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपका टीथ बोला जाता है, और जीभ को इंग्लिश में आपका टंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। तो पहले अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, टीथ के बारे में, अर्थात दांत के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पूरे दांत के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। मतलब अगर दिखाऊं, अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, देखो हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में ना। देखो मुख गुहा हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो मुख गुहा में आपका टीथ और टंग पाया जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, टीथ के बारे में पढ़ना है जी, ठीक है। तो चलिए जानते हैं टीथ क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में बनते हैं, सब चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चलो देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, दांत के बारे में, टीथ के बारे में। ये दांत आज हम लोग को कंप्लीट करना है ना। चलो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ते हैं, दांत के बारे में पढ़ते हैं। टीथ देखो, चलो दांत की बात करते हैं तो सबसे पहला चीज़ तो ध्यान रखना है कि दांत करता क्या है। तो टीथ करता क्या है, ये आपका भोजन के बड़े पार्टिकल को, भोजन के बड़े पार्टिकल को ये क्या करता है, भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, छोटे पार्टिकल में। ये भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में क्या करता है, आपका तोड़ता है। ये आपको याद रखना है जी, है ना, छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। और पाचन की परिभाषा भी क्या बोलता है कि भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। तो देखो दांत क्या कर रहा है, ये भोजन के बड़े पार्टिकल को, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ रहा है। तो पाचन की प्रक्रिया हमारी सबसे पहले मुख से शुरू होती है, हमारे मुख गुहा से शुरू होती है। और पहला रिस्पॉन्सिबल अंग कौन सा होता है, हमारा दांत होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं दांतों की संख्या, ठीक है, दांतों की संख्या, नंबर ऑफ टीथ। अब हम लोग बात करते हैं जी दांतों की संख्या, दांतों की संख्या पर बात करते हैं, नंबर ऑफ टीथ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है दांतों की संख्या। तो दांतों की संख्या की बात करते हैं तो आप लोग बचपन से सुनते होंगे कि जो हमारे मुख में है ना, मनुष्य में या मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या, मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या कितना होता है आपका, 32 होता है। कितना होता है जी आपका, 32 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब याद रखना ये जो आपका 32 दांत है, 32 दांत को संख्या के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। ये जो 32 दांत है उसको संख्या के आधार पर आपका 2 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा, पहला आपका स्थायी दांत, अब ध्यान सुनते रहेंगे ना, पहला आपका स्थायी दांत, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा जी आपका अस्थायी दांत, पहला स्थायी दांत और दूसरा आपका अस्थायी दांत। इसी स्थायी दांत को हिंदी में क्या बोला जाता है, इसको आपका परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परमानेंट। इसको परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। और इसको आपका अस्थायी को आपका टेम्पररी, है ना, इसको टेम्पररी टीथ के नाम से इसको जाना जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अस्थायी दांत को आपका मिल्क टीथ, है ना, मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। इसी को आपका दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, दूध के दांत। इसी को आपका दूध के दांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछेगा कल के डेट में एग्जामिनर कि मनुष्य के मुख में स्थायी दांत की संख्या कितनी है, तो 32, पूरे 32 के 32 दांत को स्थायी दांत के रूप में लिया जाता है। ये आपका एनसीईआरटी में लिखा गया है। बात करते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको बताना है 12। जो 12 दांत होते हैं केवल एक बार आते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपका 2 बार आने वाले दांत की संख्या, 2 बार आने वाले, है ना, 2 बार आने वाले दांतों की संख्या, तो आपको बताना है जी 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितना होता है आपका, 20 होता है। तो 20 और 12 को जब आप ऐड करोगे तो आपका 32 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा स्थायी दांत, तो 32 के 32 को स्थायी दांत के रूप में काउंट करते हैं। अगर अस्थायी दांत की संख्या पूछेगा तो आपको 20 बताना है। क्या बताना है, 20। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सबको स्टार मार्क कर लीजिएगा, है ना। ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या 12, है ना, और 2 बार आने वाले दांत की संख्या 20, और 20 और 12 को ऐड करोगे तो आपको 32 हो जाएगा। अब देखो, जो अस्थायी दांत को मिल्क टीथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही जो दांत होते हैं वो एक बार झड़ने के बाद वापस आ जाते हैं। आपने देखा होगा बच्चों में 12 से 15 वर्ष तक या 12 से 14 वर्ष तक की उम्र में क्या होता है, एक बार अगर दांत झड़ जाते तो वापस से आ जाता है। तो वापस आ रहा है, तो किस लिए वापस आ रहा है, इसीलिए इसको आपका मिल्क टीथ अर्थात दूध के दांत कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जो आपका अस्थायी दांत एक बार टूटने के बाद वापस आते हैं। लेकिन अगर आपका
स्थायी दांत है, आपका जो केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या 12 है, तो अगर ये 12 दांत में से कोई दांत टूटता है तो आपका वापस से नहीं आएगा, है ना। केवल एक बार आने वाले दांत की संख्या 12 है, तो 12 दांत में से अगर कोई दांत टूटेगा तो आपका वापस नहीं आएगा, आपको आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना जी। क्या क्या चीज़ मैंने बताया कि आपका संख्या के आधार पर दांत के दो प्रकार हो जाएगा, स्थायी और अस्थायी। स्थायी दांत की संख्या 32, अस्थायी दांत की संख्या 20, लेकिन केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या 12 और 2 बार आने वाले दांतों की संख्या आपका 20 होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, फिर से दांतों के प्रकार ही हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक अलग बेस बताऊंगा। अब हम लोग पढ़ते देखते हैं, दांतों के प्रकार को ही पढ़ेंगे। किसके आधार पर पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो दांतों की आकृति, उसकी संरचना एवं कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, ठीक है, दांतों के प्रकार। अब इसको हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम लोग संख्या के आधार पर देखे थे, अब हम लोग आकृति, संरचना और कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार पढ़ेंगे। तो इसके आधार पर देखा जाए तो आपका दांत 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? आपका 4 प्रकार का। ये 4 प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा? पहला आपका इंसाइजर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा आपका केनाइन, पहला इंसाइजर, दूसरा आपका केनाइन, और तीसरा हो जाएगा जब आपका प्रीमोलर, तीसरा क्या होगा आपका प्रीमोलर, और चौथा हो जाएगा जब आपका मोलर, चौथा क्या होगा आपका मोलर हो जाएगा। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये आपका दांतों की आकृति, संरचना एवं कार्य के आधार पर उसके प्रकार है, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर को हिंदी में आपका कृंतक, है ना, इसको हिंदी में कृंतक के नाम से जाना जाता है ना। और केनाइन को आपका रदनक के नाम से जाना जाता है, और प्रीमोलर को आपका अग्रचवर्णक के नाम से जानते हैं, अग्रचवर्णक, ठीक है। और मोलर को आपका चवर्णक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इसको? चवर्णक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, अब ये दांत है मतलब सभी दांतों का तो काम वही होगा। ये क्या करता है? भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करता है, दांत करता है ना। तो अगर बात करते हैं इंसाइजर दांत को और किस नाम से जानते हैं? इसको स्माइल टीथ, इसको आपका स्माइल टीथ के नाम से भी जाना जाता है ना। हंसने वाले दांत के नाम से भी जानते हैं किसको? इंसाइजर टीथ को। तो जब हम लोग हंसते हैं तो जो बड़ा बड़ा सामने में दांत दिखाई देता है उसी को इंसाइजर टीथ बोलते हैं। इसको आपको हंसने वाले दांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये करता क्या है? ये क्या करता है आपका? ये आपका काटने का, ठीक है, काटने का कार्य करता है, काटने का कार्य करता है। मतलब ये भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, ठीक है। बात करते हैं केनाइन दांत क्या है? केनाइन दांत ये आपका चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ये क्या करता है? आपका चीरने फाड़ने का, ठीक है। ये आपका चीरने फाड़ने का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बात करते हैं जैसे कि अगर आपको गन्ना छिलना है, ठीक है, अगर आपको गन्ना छिलना है, साथ ही साथ अगर आपको मांस खाने हैं, ठीक है, या अगर आपको ताड़ छिलना है, तो सामने के दांत से आप नहीं छिलते हो, आप केनाइन दांत से छिलते हो। केनाइन दांत कौन सा? देखो मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका मुख गुहा हो जाएगा मनुष्य का, ये इधर का पार्ट, ये इधर का पार्ट, ये इधर का पार्ट, 4 पार्ट हो गया। तो ये आपका 2, ये इंसाइजर कहलाता है, ये नुकीला वाला दांत आपका केनाइन कहलाता है, और ये 2 आपका प्रीमोलर, और ये 3 आपका कहलाता है आपका मोलर कहलाता है। तो इंसाइजर की बात करूँ तो ये दोनों क्या आपका इंसाइजर, ये दोनों आपका क्या आपका इंसाइजर है। और ये जो नुकीला आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं केनाइन दांत, नुकीला दिख रहा है ना, इसको केनाइन दांत बोलते हैं। तो जो केनाइन दांत कैसा होता है आपका? नुकीला होता है। कैसा होता है? जब आपका नुकीला होता है, जो चीरने फाड़ने का कार्य करता है। इस प्रकृति में जितने भी जो मांसाहारी जीव है ना, सबको कौन सा दांत दिया गया है? इसी केनाइन दांत को दिया गया है, रखना है। और इसी केनाइन दांत के माध्यम से हम लोग तार को छिलते हैं, है ना। आपका जो नॉनवेज है, नॉनवेज खाते हैं, साथ ही साथ इसी केनाइन दांत के माध्यम से ही गन्ना को हम लोग छिलते हैं, ठीक है। गन्ना को भी छिला जाता है केनाइन दांत से। सामने वाले दांत से नहीं करते केनाइन दांत, क्योंकि नुकीला होता है। और ध्यान रखना, मनुष्य को भी आपका केनाइन दांत दिया गया है, जो इस बात को बताता है कि मनुष्य जन्म से मांसाहारी प्रकृति का है। वो बात की बात है कि वो अब मांस को खा रहा है नहीं खा रहा है, लेकिन हमारे शरीर में जो केनाइन दांत पाया जा रहा है ये इस बात को संकेत देता है कि हम लोग भी जन्म से मांसाहारी प्रकृति की हैं, ठीक है। तो केनाइन दांत का प्रयोग आपका चिड़ने फाड़ने के लिए किया जाता है, आपका सीजिंग के लिए किया जाता है। बात करते हैं प्रीमोलर। जो प्रीमोलर दांत है ये सबसे ज़्यादा काम करता है। ये क्या करता है? ये आपका सबसे ज़्यादा कार्य करता है। जो प्रीमोलर दांत है सबसे ज़्यादा कार्य करता है। और ये जो प्रीमोलर दांत है ये करता क्या है? ये आपका ग्राइंडिंग का काम करता है। किसका काम? ग्राइंडिंग का काम करता है। मतलब ये आपका भोजन को बारीक पीसने का, कार्य करता है, ठीक है। भोजन को बारीक पीसने का कार्य करता है। बात करते हैं हम लोग मोलर, जिसको चवर्णक दांत के नाम से भी जानते हैं। ये भी क्या करता है? ये भी ग्राइंडिंग का काम करता है। साथ ही साथ ग्राइंडिंग के साथ साथ ये आपका मिक्सिंग का काम करता है। मिक्सिंग मतलब जो हम लोग भोजन जो खाते हैं उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है। ये क्या करता है जी? भोजन को किसके साथ? आपका सलाइवा अर्थात लार के साथ मिक्स करता है। और इसी आपका मोलर टीथ को किस नाम से जानता है? आपका अक्कल दांत। इसी को आपका
अक्कल दांत के नाम से भी जानते हैं। आपका इंग्लिश में बोलते हैं इसको विजडम टीथ। क्या बोलते हैं जिसको? विजडम टीथ। इसी को आपका अक्कल दांत के नाम से भी जाना जाता है, विजडम टीथ के नाम से भी आपका जाना जाता है। आगे समझ में, तो हम लोग उसके संरचना के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर दांतों के प्रकार पढ़े हैं। तो पहला इंसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा मोलर। तो इंसाइजर को हिंदी में कृंतक बोलते हैं, केनाइन को आपका रत्नक, प्रीमोलर को आपका अग्रचवर्णक और मोलर को चवर्णक। ठीक है, इंसाइजर को स्माइल टीथ के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है, दांत है मतलब ये आपका छोटे छोटे चीज़ों को, मतलब छोटे छोटे भागों में काटने का काम करेगा, भोजन को, है ना। दूसरा केनाइन, इसको रत्नक के नाम से जानते हैं, जो कि नुकीला होता है, जो कि चीरने फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर जिसको अगर चवर्णक के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज़्यादा काम करता है, ये ग्राइंडिंग का काम करता है, भोजन को बारीक पीसने का। देखो, जब हम लोग खाने को खाते हैं तो खानों को या तो इधर ले जाते हैं तो इधर ले जाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, है ना, बारीक पीसते हैं। तो वो काम कौन करता है? आपका प्रीमोलर करता है। और चौथा आपका मोलर, जो कि आपका ग्राइंडिंग और मिक्सिंग दोनों का काम करता है, मतलब ये पीसता भी है, साथ ही साथ आपका भोजन को लार के साथ मिक्सड भी कराता है। ठीक है, और इसी मोलर को आपका विजडम टीथ या अक्कल दांत के नाम से भी जाना जाता है। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं पूरा संरचना बनाऊंगा दांत का, तो और आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो अभी मैंने केवल नाम बस बताए, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। कितने प्रकार है आपका? इंसाइजर हो जाएगा, इंसाइजर के बाद आपका केनाइन, केनाइन के बाद आपका प्रीमोलर और प्रीमोलर के बाद आपका मोलर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा जी। आगे समझ, सबको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब मैं आपका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ पूरा दांत का, समझ में आ जाएगा, है ना। अभी आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा डेंटल सूत्र अर्थात टीथ फार्मूला। अब देखिए, अभी हम लोग देखते हैं आपका दंत सूत्र जिसको आपका टीथ फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, जो कि होता है आपका क्या? 2123 डिवाइड बाय 2123। ये आपका टीथ फार्मूला है, डेंटल सूत्र बोलते हैं इसको। 2123 डिवाइड बाय 2123। अब इसको समझिएगा। देखो, अभी ये मैं बना रहा हूँ दांत, है ना, यह मैं आपका दांत को ही बना रहा हूँ। ये 4 भाग हम लोग लेते हैं, तो ये 2, ये पहला और ये दूसरा 2, उसके बाद 1, ये आपका 1, उसके बाद 2, 1 और 2, उसके बाद आपका 3, 1 2 और ये 3। अब देखो, ये एक भाग हो गया। अब ये जो 2 है ना, जो ये 2 दांत है, ये 2 दांत है, इसको किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ इंसाइजर को। और जो एक दांत है, ये एक दांत, ये किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ केनाइन को। फिर इसके बाद ये 2 दांत है, ये किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ प्रीमोलर को। और इसके बाद 3 दांत किसको बता रहे हैं? नंबर ऑफ मोलर को, है ना। देखो 2 1 2 3, तो ये 2 है, ये 2 आपका इंसाइजर है। उसके बाद 1, ये जो निकीला एक दिख रहा है, केनाइन हो गया। उसके बाद 2, ये आपका 1 और 2, ये प्रीमोलर हो जाएगा। और 3 आपका मोलर हो जाएगा। तो एक साइड देखें तो कितने दांत हो गया? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8। तो एक साइड 8 है, तो इधर भी आपका 8 होगा सेम, इधर भी नीचे में भी आपका 8 होगा, इधर भी 8 होगा। देख लो, बना लेते हैं। ये आपका 2 इंसाइजर हो जाएगा, उसके बाद ये आपका केनाइन हो जाएगा, उसके बाद 2 आपका प्रीमोलर, उसके बाद ये 3 आपका मोलर हो जाएगा। ये हो गया। नीचे में भी बात करते हैं, ये आपका 2 इंसाइजर, उसके बाद ये आपका नुकीला वाला केनाइन, उसके बाद 2 आपका प्रीमोलर, उसके बाद 3 आपका ये मोलर हो जाएगा। इधर भी बात करते हैं, इधर आपका 2 आपका इंसाइजर, उसके बाद 1 केनाइन, उसके बाद 2 आपका प्रीमोलर, उसके बाद 3 आपका क्या हो जाएगा? ये मोलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका दांतों की संख्या है। कितना हो जाएगा? 32। देखो, एक साइड में कितना हो जाएगा जी? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक साइड 8 है, तो जाहिर सी बात है इधर भी 8 होगा, नीचे में भी 8 होगा और इधर भी 8 होगा। तो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो जो 2 बताता है, 2 किसको बताता है? 2 बता रहा है नंबर ऑफ इंसाइजर, नंबर ऑफ इंसाइजर को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद 1 किसको बता रहा है? नंबर ऑफ केनाइन, ये आपका नंबर ऑफ केनाइन को बता रहा है। ठीक है, उसके बाद 2 किसको बता रहा है? आपका नंबर ऑफ प्रीमोलर, 2 नंबर ऑफ प्रीमोलर को बता रहा है, मोलर। और आपका 3 किसको बता रहा है? जो आपका नंबर ऑफ मोलर, ये आपका नंबर ऑफ मोलर को बता रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा कि मनुष्य के मुख में कुल इंसाइजर दांत की संख्या कितना है, देखो ये एक साइड, अगर एक साइड की बात करते तो 1 और 2 ये हो गया, इधर भी तो 2 है, नीचे में भी तो 2 है और इधर भी तो 2 है। तो इंसाइजर दांत की संख्या, अगर कुल इंसाइजर दांत की संख्या बोलेगा तो ये जो 2 है, 2 को आपको 4 से गुना कर देना है, क्योंकि 1 2 3 4 चारों भाग की बात कर रहे हैं, तो 2 को 4 से गुना करोगे तो 8 हो जाएगा। अगर बोलेगा कुल केनाइन दांत की संख्या, कुल केनाइन दांत की संख्या कितना है, तो बताओगे। देखो, केनाइन दांत एक तरफ 1, इधर भी 1, नीचे भी 1, इधर भी देख, तो आपको कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 में 4 का गुना कर दो। प्रीमोलर, कुल प्रीमोलर दांत की संख्या पूछेगा तो आपका 2 है, तो 2 को 4 से गुना करो, 8 हो जाएगा। और कुल आपका कुल मोलर दांत की संख्या पूछेगा तो 3 है, तो 3 को आप 4 से गुना करिए, तो 3 चौका आपका 12 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका जो लास्ट का दांत है आपका मोलर, ठीक है, मोलर दांत, इसी मोलर दांत में से आपका 4 दांत, जो 4 दांत होता है ना, इसी को अक्कल दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका अक्कल दांत, इसी को अक्कल दांत बोलते हैं। इसी को आपका विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आपका विजडम टीथ। इसी को आपका विजडम टीथ के नाम से आपका जाना जाता है। ये आपको याद रखना है।
आगे सबको समझ में है ना। तो याद रखना है 2123 डिवाइड बाई 2123 आपका टीथ फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि टीथ फार्मूला लिखिए, यहाँ पास चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। डाटा को 2 की जगह 3 कर देगा, 1 की जगह 2 कर देगा। अब आपको बताना है, अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है जी, आपको इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है होमवर्क क्या दे रहा हूँ मैं, होमवर्क क्या दे रहा हूँ। जो आपका मिल्क टीथ है, मिल्क टीथ का आप लोग को मुझे टीथ फार्मूला बताना है। मिल्क टीथ का आप लोग को मुझे टीथ फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना है। मिल्क टीथ का टीथ फार्मूला आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मतलब दूध के दांत का, ठीक है। दूध के दांत का आपको मुझे टीथ फार्मूला बताना है। तो मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों के दांत में कौन सा दांत आपका नहीं पाया जाता, वो आपको टीथ फार्मूला मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो ये हो जाएगा दंत सूत्र, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दंत सूत्र के बाद अभी मैं आप लोग को बताता हूँ दांत की संरचना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं दांत की संरचना। पूरा एनसीईआरटी बेस आपका क्लास चल रहा है ना, तो अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा। दांत की संरचना, अगर मैं दांत की संरचना की बात करूँ तो ये हमारा दांत हो जाएगा, ठीक है। तो दांत का जो ऊपर वाला भाग होता है, ये ऊपर वाला भाग ये एकदम क्या होता है आपका वाइट होता है। दांत का जो ऊपर वाला भाग कैसा होता है, एकदम वाइट होता है, ठीक है। मैं वाइट ही कर दे रहा हूँ, ये आपका एकदम वाइट होता है, दांत का ऊपर वाला भाग एकदम वाइट होता है। अब इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका, इसी जो वाइट वाला भाग है इसको बोला जाता है आपका इनेमल। क्या बोलते हैं जिसको, इनेमल बोलते हैं, इनेमल। और इनेमल के बारे में ध्यान रखना है, इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। इनेमल क्या आपका हार्डेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा भाग है मनुष्य का, तो इनेमल। और इनेमल कहाँ पाया जाता है, ये जो इनेमल है ना, ये इनेमल पाया जाता है हमारे दांत में, ठीक है। देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या देगा, बोन देगा, हड्डी देगा, तो हड्डी आपको नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इनेमल लगाना है। और जो ये दांत का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये कहलाता है आपका डेंटाइन। क्या कहलाता है, डेंटाइन। और डेंटाइन का संपर्क किससे होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से। किससे, नर्वस, है ना, हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, तंत्रिका तंत्र से होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, आपका दांत को बहुत अच्छा चमकाना है, क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दांत तो घिसने लग जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा दांत तो घिसेंगे तो क्या होगा, इनेमल का जो लेयर है पतला हो जाता है। और जैसे ही इनेमल का लेयर पतला होता है तो ये जो डेंटाइन है ये इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ जाता है। और जैसे ही इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो उसका मैसेज सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को चला जाता है, तंत्रिका तंत्र को। तभी हमको झंझनाहट महसूस होती है। क्या महसूस होती है, हमको झंझनाहट महसूस होती है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है जी, इंपॉर्टेंट है ना। तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, है ध्यान रखना है। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। ये हमारे शरीर का, ठीक है, ये मनुष्य के शरीर का, मनुष्य के शरीर का, ये मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है, सबसे कठोर भाग होता है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो कि कहाँ पाया जाता है, ये हमारे दांत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दांत में पाया जाता है। हड्डी नहीं लेना है आपको, हड्डी नहीं लेना है ना, याद रखना है। और हमेशा ध्यान रखो कि दांत को अच्छे से रखना है। तो जरूरी नहीं है कि एकदम उसको घिसते रहो जी, ज़्यादा घिसोगे तो क्या होगा, आपका इनेमल का लेयर पतला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको आराम से आहिस्ते तरीके से आपको उसको साफ करना चाहिए। और देखा जाए तो दांत किस लिए ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि हमारे स्टमक में पाया जाता है HCl। और HCl क्या करता है, वो अम्ल होता है। तो जब हमको खट्टा ढकार आता है तो वही अम्ल हमारे मुख में आ जाता है, और वही अम्ल क्या करता है, दांत को खराब कर देता है, ठीक है। तो अम्ल को कौन मारता है, क्षार मारता है। तो दांत के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है, नीम का दातुन। तो नीम का दातुन दांत के लिए सबसे बेस्ट होता है, उससे दांत का एज बढ़िया बढ़ता है, साथ ही साथ वो प्रॉपर रूप से अपना काम को करता है, ठीक है। नीम का दातुन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है दांत को, ठीक है। बाकी बहुत सारे तो केमिकल्स मिले होते हैं उन सब में, लेकिन सबसे बेस्ट होता है दांत के लिए आपका नीम का दातुन होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। साथ ही साथ दांत के बारे में और क्या ध्यान रखोगी कि जो आपका जो कोचिया लोग होते हैं, जो आपका बैल भैंस को बेचने काम करते हैं, वो लोग दांतों को गिनते हैं। दांतों को गिन के क्या पता लगाते हैं कि अगर कोई जानवर में दांतों की संख्या ज़्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि उसका एज कम है, और अगर दांतों का संख्या कम है अर्थात दांत झड़ गए तो ऐसा माना जाता है कि उस जानवर का एज बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये डेंटाइन और आपका इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं किसके बारे में, रोडेंट्स जीव के बारे में। किसके बारे में, रोडेंट्स जीव अर्थात इसको हिंदी में बोला जाता है कुतरने वाले जीव। क्या बोलते हैं जी, कुतरने वाले जीव। इसको हिंदी में कुतरने वाले जीव के नाम से जाना जाता है। तो कुतरने वाले जीव में आता है आपका पहला तो आपका चूहा हो जाएगा, और दूसरा आपको ध्यान रखना है खरगोश। चूहा और खरगोश क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरते हैं। कुतरते क्यों हैं, क्योंकि भगवान ने इसके शरीर को ऐसा बनाया है, इसका जो दांत है ये पूरा उम्र भर तक बढ़ते रहता है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने दांतों की लंबाई को कम करने के लिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं। अगर नहीं कुतरेंगे तो क्या होगा, उनका दांत इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसके जबड़े में फंसेगा, जिससे ऑन द स्पॉट इसकी मृत्यु हो सकती है। तो वो लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए चीज़ों को कुतरते रहते हैं, हालांकि हमारा नुकसान करें, लेकिन वो लोग अपने प्राणों की रक्षा के लिए क्या करते हैं, चीज़ों को कुतरते हैं, ठीक है। बात करते हैं खरगोश का, बात करते हैं चूहा का, इसलिए इसको रोडेंट्स जीव के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा रोडेंट्स जीव है, ठीक है। तो चूहा और खरगोश, क्योंकि ये लोग चीज़ों को कुतरते हैं। क्यों कुतरते हैं, क्योंकि इसका दांत वर्ष भर बढ़ता रहता है। तो दांतों की लंबाई को कम करने के लिए चीज़ों को कुतरते हैं। अगर नहीं कुतरेंगे तो उसका दांत का लंबाई बढ़ेगा और उसके जबड़े
कीड़े में फंस जाएगा, जिससे उसके ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है जी, है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ भी बता दिया मैंने, रोडेंट जू के बारे में भी बता दिया। ठीक है, तो ये हमने आज किसके बारे में पढ़ा, दांत के बारे में पढ़ा। एक आप लोग से क्वेश्चन है जो हाथी का दांत होता है, हाथी का दांत। ठीक है, हाथी का दांत, हाथी का दांत जो आपका दिखता है ऐसा ऐसा नुकीला दिखता है हाथी का दांत, तो हाथी का दांत नुकीला है करके आपको इसको इंसाइजर नहीं लगा देना है। इंसाइजर सबसे पहला ऑप्शन इंसाइजर नहीं देता है। क्या पूछेगा, हाथी का दांत कैसा होता है, तो सबसे पहला आपको क्या देगा, सबसे पहला आपको देगा केनाइन देगा। क्या देगा सबसे पहला, केनाइन। और मैंने बताया था केनाइन दांत कैसा होता है, नुकीला होता है। तो हाथी का दांत नुकीला है करके आपको उसको केनाइन नहीं लगा देना है। एक्चुअल में इसका आंसर क्या आएगा, इंसाइजर आएगा। क्या आएगा आपका, इंसाइजर। ठीक है, एक्चुअल में हाथी के दांत कौन से नेचर का होता है, इंसाइजर नेचर का होता है। आप लोग ने वो कथन तो सुना होगा, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो जो हाथी का दांत जो दिखता है ना बड़ा बड़ा सा, वो इंसाइजर नेचर का होता है। ये सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आज मैंने आप लोग को दांत के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक बार फटाक से 5 मिनट में मैं क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ, उसके बाद आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरा NCERT बेस्ड क्लास है जी, आप लोग को और कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस बढ़िया प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलिए। अब एग्जाम डेट अभी आप लोग का आया नहीं है, तो अभी तो समय है, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए इसको। ठीक है, हर एग्जाम में काम आएगा। तो मैंने सबसे पहले बताया आप लोग को डेफिनेशन, पाचन का भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत मुख गुहा से होता है और पहला रिस्पॉन्सिबल अंग कौन सा होता है, दांत होता है। भोजन का अंतिम रूप से पाचन कहाँ होता है, आपका छोटी आंत में होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने बताया आपको जो पाचन को हमको 2 तरीकों से पढ़ना है, फूड पाइप पढ़ना है और डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात आहार नाल और पाचक ग्रंथियों के बारे में। फिर मैंने पूरा आहार नाल का पूरा डायग्राम बनाया और इसका नॉमेनक्लेचर किया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने बताया आहार नाल किससे कहेंगे, तो मुख गुहा से लेकर जो गुदद और तक की लंबाई, इसी को आहार नाल कहा जाता है। एक औसतन मनुष्य में इसका लंबाई कितना होता है, 8 से 10 मीटर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर मैंने बताया आहार नाल में कौन कौन से अंग आएंगे, जैसे मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदद्वार, ये सब हो जाएगा। फिर हम लोग जाने ग्रंथि के बारे में, तो ग्रंथि हमारे शरीर में मिलने वाली ऐसी संरचना है जहाँ से एंजाइम और हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और ऐसी ग्रंथि जिसमें नलिका पाया जाता है और जहाँ से एंजाइम का स्त्राव होता है वो आपका बाह्यस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और ऐसी ग्रंथि जहाँ नलिका नहीं पाया जाता और जिसमें से हार्मोन का स्त्राव होता है अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और ऐसी ग्रंथि जहाँ से एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्त्राव होता है आपका मिक्स ग्रंथि कहलाता है। ठीक है, मैंने बता दिया, देखो यहाँ पर इसको कॉलम के थ्रू भी बताया हुआ है। फिर आहार नाल, द लेंथ बिटवीन माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, है ना, ये बता दिया आहार नाल के बारे में। फिर मैंने बताया आहार नाल में हमको सबसे पहले पढ़ना है टीथ के बारे में। तो टीथ क्या करता है, ये भोजन के बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ता है। दांतों की संख्या मैंने बताया, स्थायी दांत की संख्या 32, अस्थायी दांत की संख्या 20, केवल एक बार आने वाले दांतों की संख्या 12 और 2 बार आने वाले दांतों की संख्या आपका 20 हो जाएगा। फिर मैंने बताया आकृति, संरचना, कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार, तो इंसाइजर जिसको स्माइल टीथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा केनाइन जो कि नुकीला होता है, जो चीरने फाड़ने का काम करता है। तीसरा प्रीमोलर जिसको अगर चवर्णक के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है, जो कि आपका ग्राइंडिंग अर्थात भोजन को बारीक पीसने का काम करता है। और चौथा आपका मोलर जिसको चवर्णक के नाम से जानते हैं, जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग अर्थात ये पीसने का काम तो करता है, साथ ही साथ भोजन को लार के साथ मिक्सड भी करवाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया टीथ फार्मूला 2 1 2 3 डिवाइड बाई 2 1 2 3, जिसमें 2 नंबर आप इंसाइजर को बताएगा, 1 नंबर आप केनाइन को, 2 नंबर आप प्रीमोलर को और 3 नंबर आप मोलर को। ठीक है, फिर हम लोग ने जाना किसके बारे में, दांतों की संरचना। लेकिन आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था कि मिल्क टीथ में आपको टीथ फार्मूला बताना है। मिल्क टीथ का टीथ फार्मूला क्या होता है, कमेंट सेक्शन में। फिर दांत की संरचना मैंने बताया, दांत का ऊपर वाला भाग इनेमल कहलाता है। इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, है ना। उसके बाद नीचे वाला जो भाग आता है आपका डेंटाइन, और डेंटाइन का कॉन्टेक्ट नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र से होता है। रोडेंट जीव की बात करते हैं तो कुतरने वाले जीव आपका चूहा हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। और हाथी का दांत आपका इंसाइजर होता है। ठीक है, तो होपफुली आप लोग को एक क्लास समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपने दोस्तों को शेयर करेगा। जितने भी एग्जाम होंगे जिसमें साइंस का पोर्शन है सब के लिए काम आएगा। अभी हम लोग पहले बायोलॉजी की क्लास कर रहे हैं, फिर फिजिक्स की करेंगे, फिर केमिस्ट्री की करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।